हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हम कोई पेंडुलम है और अगर हम उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं, किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स से उसको डिस्प्लेस करते हैं और फिर वहां उसको रिलीज करते हैं। मान लो ये पोजीशन है आपकी पी पोजीशन से रिलीज करते हैं तो पेंडुलम पे फोर्स लगती है हुक्स लॉ की वजह से, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो वो सेंटर ओ की तरफ आता है और ओ से वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन क्यू तक जाता है, क्यू से फिर वो ओ की तरफ आता हुआ पी तक जाता है और ऑसिलेट करता रहता है। ऐसे ऑसिलेटर को जिसकी ऑसिलेशंस फ्री ऑसिलेशंस हो, जहां पे हम कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस कंसीडर ना कर रहे हो, तो उन ऑसिलेशंस को बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस और ऐसे ऑसिलेटर को बोलते हैं अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नोन एज नेचुरल टाइम पीरियड and corresponding frequency is known as natural frequency of that undamped harmonic oscillator। अब ऐसी ऑसिलेशंस कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। वैक्यूम में अगर आप पेंडुलम लो और उसको डिस्प्लेस करो और उसको छोड़ दो तो वो हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग नहीं है। पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, टाइम पीरियड निकालते हो पेंडुलम के लिए, तो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपने देखा होगा, आप पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हो और उसको ऑसिलेट करवाते हो, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ देर के बाद पेंडुलम जो है वो अपने आप रुक जाता है। धीरे धीरे उसकी ऑसिलेशंस कम होती रहती है। यहाँ से वो अब पूरा पी तक, एक बार पी तक जाके आपने छोड़ा उसको तो वो फिर दोबारा पी तक वापस नहीं आएगा। वो धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड कम करता रहेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पेंडुलम पूरी तरह से मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। तो ऐसे पेंडुलम को बोलते हैं हम, और ऐसे ऑसिलेटर को बोलते हैं हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम बनाते हैं डायग्राम से शो करते हैं कि अनडैम्प्ड और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है। तो हम दो डायग्राम्स बनाते हैं। तो देखो, अगर हमारे ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, जहां वो एक साइड में जा रहा है उतना ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे उसका प्लस ए है और इस डायरेक्शन में माइनस ए है, तो प्लस ए माइनस ए के बीच में ही एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऐसे ऑसिलेटर को बोलते हैं अनडैम्प्ड हार्मोनिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लैब में, हमारे रूम में, जब जहाँ पे एयर ड्रैग है, एयर फ्रिक्शन है, तो वहां पे हमने ऑब्जर्व करते हैं हम कि एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ऑसिलेटर जो है वो रुक जाता है। तो ऐसे ऑसिलेटर को बोलते हैं हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। शॉर्ट में करेंगे इसको, डिटेल में आप इसको खुद लिख लेना। तो कॉलम बनाते हैं अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक साइड हो गया हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहली बात जो हमने कही कि एम्पलीट्यूड जो है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। सेकंड डिफरेंस, अब एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नो एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। पहले यहाँ लिख लेते हैं एयर रेजिस्टेंस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। लेकिन अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में नो एयर रेजिस्टेंस। और हमने देखा था कि टोटल एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब हमने अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
कांस्टेंट। लेकिन थर्ड पॉइंट, लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में टोटल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाएं तो ऑसिलेशंस फॉर एवर रहती हैं, ये हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रहता है, तो ऑसिलेशंस आर फॉर एवर। लेकिन जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें ऑसिलेशंस जो होती हैं वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। ऑसिलेशंस केम टू एन एंड, ठीक है। और हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो कोई यूज नहीं हुआ एनर्जी का, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, खर्च नहीं हुई एनर्जी, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में देयर इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मेन डिफरेंस है, कैसा होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम, छोटी सी डेफिनेशन कि हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे बोलते हैं। तो अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर whose magnitude of oscillation, किसका मैग्नीट्यूड, ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड, whose magnitude of oscillations decreases with time, किसकी वजह से, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, is known as या is called damped harmonic oscillator, damped harmonic oscillator। तो ऐसा ऑसिलेटर जिसकी ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, उस ऑसिलेटर को हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, जैसे हमने अनडैम्प्ड के लिए निकाली थी, अब हम डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग से आपने किसी मास को अटैच किया है, ये हमारी रिजिड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे है एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है मास, और मान लो कि हमने इस स्प्रिंग को खींच दिया, मास से खींच दिया तो डिस्प्लेस हो गया मास दूसरी पोजीशन पे, और मतलब इसको किसी डिस्प्लेस कर दिया इसकी मेन पोजीशन से, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया और वहां से इसको रिलीज कर दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और ऑसिलेट करेगा, अब आपको पता है कि ऑसिलेशंस फॉर एवर नहीं होंगी, ऑसिलेशन कुछ टाइम के बाद रुक जाएंगी, ये होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग है, प्रैक्टिकली हमारे रूम में, हमारी लैब में एयर है तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑसिलेटर में हमारे पास टू टाइप की फोर्सेस लगती हैं। तो फर्स्ट है, जैसे हमने पिछले केस में भी देखा था, रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इलास्टिक और इनर्शिया और प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, डिस्प्लेस करेंगे उसकी पोजीशन पे आके, फिर रिलीज करेंगे, एक एंड आपने उसका बांध के रखा हुआ है तो वो हमेशा ऑसिलेट करेगा, हुक्स लॉ लगेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगेगी लगेगी हमेशा। तो फर्स्ट फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो लेट हम इसको अब डिनोट कर दे रहे हैं F1 से, और हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के,
और लगती भी अपोजिट डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। और हमने इसको कैसे लिखा था, F1 इज इक्वल टू माइनस kx। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेटर में एक और फोर्स लगेगी। और फोर्स कौन सी लगेगी, जो होगी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, या इसको हम बोल सकते हैं डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको, डैम्पिंग फोर्स। इसको नाम दे देते हैं F2 का। F2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ वो मास या पार्टिकल मूव कर रहा होगा। और ये भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी के। ठीक है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी, उतनी ज्यादा उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो वहां पे टर्बुलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट फोर्स ऑफ पार्टिकल पे लग रही है किसी भी इंस्टेंट पे, वो हम निकाल देते हैं। तो नेट फोर्स एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट टी ले लिया आपने, है ना, तो उस पर जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी सम ऑफ दिस टू फोर्सेस, F1 प्लस F2। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ से F क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। और F1 कितनी लिखी है हमने, माइनस kx। और यहाँ पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको ऐसे लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे माइनस r, और v को क्या लिख सकते हैं हम, dx बाई dt। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या लगा लिया, r लिख लिया हमने इसको। इसको डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या डैम्पिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो माइनस kx माइनस r dx बाई dt। अब इनको सब इक्वेशन को एक साइड लिख लेते हैं, ma प्लस kx प्लस r इंटू डी एक्स बाय डी टी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो सब एक्स एक्स की टर्म में आ गई इक्वेशन, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0। और अब हम इसको डिक्रीजिंग पावर में ऑफ एक्स में लिख लेते हैं, डी स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे डी टी स्क्वेयर प्लस आर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे m से डिवाइड कर देंगे, डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर, आर बाई एम को हम पुट कर लेंगे 2b। ये हमने क्यों पुट किया, यहाँ पे 2 लिखा हमने, आर बाई एम कॉन्स्टेंट को 2 टाइम्स b लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन आगे जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इजी हो जाएगा, इसलिए हमने पहले यहाँ पे 2 फैक्टर इंट्रोड्यूस कर लिया, 2 इंटू बी प्लस के बाई एम, तुम्हें पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर b इज इक्वल टू आर अपॉन 2m। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये हमें पता ही है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, differential equation for the damped oscillator. This is the required differential equation of damped simple harmonic oscillator. लिख लेते हैं, this is the required differential equation for damped harmonic oscillator. तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।